हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है बिहार पुलिस के इस शानदार टेस्ट सीरीज में। आज हम करने वाले सेट नंबर 2। तो चलिए बिना टाइम गवाए क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है, एक गेंद को ऊर्ध्वाधर उड़ान की ओर फेंका जाता है। उड़ान के उच्चतम बिंदु पर इसका क्या होगा? तो सबसे उच्चतम बिंदु पे इसका मान पूछ रहा है। तो इसका जो मान होगा ऑप्शन नंबर बी, वेग शून्य, त्वरण जी नीचे की ओर होगा, है ना। वेग एक ऐसा स्थिति आएगा जहाँ पे वेग बिल्कुल शून्य हो जाएगा, लेकिन जबकि इसका जो त्वरण रहेगा ग्रेविटेशनल फोर्स के नीचे की ओर हमेशा ही लगेगा ही। तो याद रखना। दूसरा नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। आकाश का नीला रंग किसके कारण दिखाई पड़ता है ना। आकाश का रंग नीला पूछ रहा है, किसके कारण दिखाई पड़ता है? तो ये जो है आकाश का रंग नीला प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण दिखाई पड़ता है ना। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता। और साथ में ये भी याद रखना है कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय प्रकाश को वायुमंडल की मोटी परत से गुजरना पड़ता है ना, जिसके कारण अधिकांश नीला प्रकाश बिखर जाता है और लालिमा दिखाई पड़ती है। यानी कि प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही जो सूर्यास्त और सूर्योदय के समय जो लाल दिखाई पड़ता है, इसी के कारण। तो ये भी याद रखना, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, अमीबा जैसे जीवों में विभाजन के दौरान दो कोशिकाओं का विभाजन डैश में हो सकता है। तो इसका अमीबा के विभाजन पूछ रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि कोई भी तल में भी हो सकता है ना। कोई भी तल में भी अमीबा का विभाजन होता है। और अमीबा से संबंधित ये भी याद रखना है, अमीबा में खाद्य रिक्तिकाएँ भी पाई जाती है जो उनके अद्वितीय भोजन तंत्र को स्पष्ट करती है ना। तो ये भी याद रखना। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के वनों में चित्तीदार हिरण पाए जाते हैं? तो ये दोस्तों पर्णपाती वन में पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नियत चाल से किसी कण की वृत्तीय गति क्या होती है? नियत चाल से किसी कण की वृत्तीय गति यहाँ पे पूछ रहा है। यहाँ पे ऑप्शन दिया आवर्त नहीं, ये गलत हो जाएगा। सरल आवर्त, ये भी नहीं। न तो आवर्त न तो सरल, ये भी गलत हो जाएगा। इसका जो है दोस्त आवर्ती किंतु सरल आवर्त नहीं, है ना। इसका आवर्ती गति होता है ना, जो कि आवर्त गति अगर पूछा जाए कि क्या होता है, तो अगर ये बोल सकते हैं कोई वस्तु निश्चित समय अंतराल के बाद अपने पथ पर और गति पर फिर से दोहराती है। जैसे इसका एग्जांपल ले लेंगे, एक घड़ी है ना। तो घड़ी में देखे होंगे जो ये पेंडुलम जो होगा, घड़ी का पेंडुलम जो इधर इधर एक निश्चित समय अंतराल पे कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर ऐसे होती रहती है ना, और अपने ही पथ पे दौड़ाती है। उसी को सरल आवर्त गति कहते हैं, सॉरी मतलब आवर्त गति कहते हैं। तो इसका आंसर ये आवर्ती किंतु सरल आवर्ती नहीं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, यदि एक पिंड का संवेग 100% बढ़ा दिया जाए तो उसका गतिज ऊर्जा में बढ़ोतरी होगी। तो इसका दोस्तों डायरेक्ट याद रखना, तो न्यूमेरिकल है, 300% हो जाएगा, है ना। और इससे संबंधित ये भी याद रखना है कि जब संवेग के दोगुना होने पर गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाएगी। यानी संवेग जब दोगुना होगा ना, संवेग दोगुना होगा संवेग, तो गतिज ऊर्जा इसका 4 गुना हो जाएगा, 4 गुना, ये भी याद रखना। निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी ने हाल ही में ओपन एआई में 100 अरब डॉलर का निवेश किया है? तो इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, एनवीडिया कंपनी ने जो इसमें ओपन एआई में 100 अरब डॉलर का निवेश किया है। तो याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है, चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों इसमें उपरोक्त सभी होगा, मैरी ई ब्रूनको, फ्रेड राम्सडेल, सिमोन साकागुची, ये भी रहेगा। इसका दोस्त याद करने के लिए एक ट्रिक हम बनाए हैं, जो कि खुद से बनाया हुआ। तो इसे याद करने के लिए ये बोल सकते हैं कि मेरी राम, ये ध्यान दीजिएगा, मेरी राम लिख देते हैं, मेरी राम मौन है ना।
मेरी राम मोहन है। मेरी से याद रखना है मैरी ई ब्रून को, राम से याद रखना फ्रेड रामशेल, और सी यहाँ मोहन से याद रखना है सिमोन, है ना। इसमें दोस्तों कभी कभी ये भी पूछतेगा कि ये जो हैं ये सब किस शहर के हैं। जैसे मैरी ई ब्रून को ये किस शहर के हैं, तो मैरी ई ब्रून को जो है अमेरिका शहर के हैं। अमेरिका, अमेरिका में भी मेरी आ रहा है ना, तो मेरी से मेरी इसको कनेक्ट कर लेना, ठीक। फिर है फ्रेड रामस्टेल, तो इनका जो है ये है सैन फ्रांसिस्को के, सैन फ्रांसिस्को। इसको याद रखना राम जी की सेना से, है ना, राम जी की सेना, राम जी की सेना यानी सैन फ्रांसिस्को, तो इसे किसी भी तरह कनेक्ट कर लेना। और ये जो है सिमोन साकागुची, ये जो हैं दोस्त ये जापान के हैं, है ना, जापान के। तो इसको याद करने के लिए है कि जो पान जो खाता है ना, वो मौन ही रहता है। जो पान खाता है वो हमेशा मौन ही रहता है। जो पान खाने वाला होता है वो कभी बोलता नहीं है। तो ऐसे कनेक्ट करके याद रख लेना। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस देश में टाइफोन मिसाइल प्रणाली विकसित की गई है। तो दोस्तों ये जो संयुक्त राज्य अमेरिका, इसमें विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गंगा का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा। दोस्तों गंगा का पर्यायवाची शब्द भागीरथी भी होता है, भागीरथी, है ना, त्रिपथगा, तो ये भी याद रखना भागीरथी त्रिपथगा, ठीक ना। इसके साथ साथ मंदाकिनी भी होता है, मंदाकिनी, मंदाकिनी, ये भी याद रखना। और इसमें जो है नयन नीर, ये जो है आंसू के पर्यायवाची है। नयन जल, ये सब ये आंसू को बोला जाता है ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा त्रिपथगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विज्ञ का विलोम शब्द क्या होगा। तो दोस्तों जो विज्ञ का विलोम शब्द होता है वो होता है अज्ञ, अज्ञ, विज्ञ का अज्ञ, याद रखना। यहाँ पे इत्यादि शब्द में कौन सा संधि है। इत्यादि शब्द में पूछ रहा संधि कौन सा। तो दोस्तों इसमें तो ऐसे हम बता देते हैं, इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि यन संधि है। लेकिन सभी संधि को ये स्वर संधि का सभी उदाहरण है ना, मतलब वो प्रकार है स्वर संधि का प्रकार। दीर्घ संधि भी, वृद्धि संधि भी, गुण संधि भी, और एक और होता है अयाधि संधि, अयाधि संधि। तीसरा का पहचानने के लिए एक हम बहुत छोटा छोटा मतलब ट्रिक बताते हैं। ये देखिए दीर्घ संधि है, तो दीर्घ संधि में जैसे आ, ई, बड़ी ई और बड़ी ओ, ये यानी कि दीर्घ मात्रा, बड़ी मात्रा हो। जैसे एग्जाम्पल में भोजनालय, भोजनालय, यहाँ पे देखें ना बड़ी आ यानी बड़ा है तो दीर्घ हो जाएगा। वैसे ही यन संधि के लिए, यन संधि के लिए अगर देखा जाए तो यन संधि के लिए क्या है। तो दोस्तों यन संधि जो है ना, य के बाद य, र, ल या व से पहले, ये सबसे पहले कुछ भी जो है आधा अक्षर होता है। जैसे प्रत्येक, प्रत्येक, इसमें है ना य से पहले आधा अक्षर है। वैसे ही इत्यादि में है ना, इत्यादि य से पहले आधा अक्षर है। तो ऐसे ही यन संधि हो गया। बात करें अब वृद्धि संधि का। तो दोस्तों जो वृद्धि संधि है, वृद्धि संधि में दो मात्रा होती है ना। जैसे एग्जाम्पल देते हैं, एक का एक, ऊपर दो है, ये है ना दो, दो मात्रा। वैसे ही सदैव, इसमें भी दो मात्रा, तो इससे याद रखना कि दो मात्रा तो वृद्धि संधि का हो जाएगा। ऐसे ही गुण संधि का हम बात करते हैं, तो गुण संधि में सिर्फ एक मात्रा होता है, ठीक। जैसे एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, महेश, सूर्योदय, देख रहे हैं यहाँ पे सिर्फ ये एक ही मात्रा है, तो एक मात्रा वाला हो जाएगा अपना गुण संधि। और चलिए इसी प्रकार इसका आंसर क्या हो जाएगा, यन संधि।
क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा निम्नलिखित मुहावरों का उपयुक्त अर्थ क्या होगा। कागजी घोड़े दौड़ाना, इसका मतलब होता है बिना मतलब का काम करना, मतलब ऐसे ही आलतू फालतू इधर करते रहना जिसका कोई मतलब ना हो। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे बोल रहा सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, मतलब जो गलत शब्द लिखा हो उसे ये बताना है कौन सा है। डाउटफुल ये बिल्कुल सही है, पावरफुल भी सही है, ग्रेटफुल भी सही है, लेकिन बिलफुल दोस्तों गलत है, क्योंकि बिलफुल VILFUL ये ऐसे होता है, डबल एल नहीं होता, डबल ना आगे ना पीछे, है ना। तब अपना यही आंसर यानी करेक्ट हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Select the most appropriate antonyms of the bold word from the following sentence. The robbers were captured and brought to the jail. यानी कैप्चर्ड का सीधे सीधे विलोम शब्द पूछ रहा है। एंटम कैप्चर्ड मतलब किसी को होता है पकड़ना, है ना, एक तरह से बोल सकते हैं उसे। किसी को जब पकड़ कर रखा जाता है तो उसे कैप्चर बोलते हैं। तो पकड़ना का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, छोड़ना, यानी रिलीज। ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम्स। आइटम्स है हैव योर हार्ट इन योर माउथ, इसका मतलब है कि बहुत ही जो नर्वस फील करना, यानी कि बहुत डरा सा महसूस करना, काफ़ी भयभीत महसूस करना, ठीक ना। तो उसी का ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फीलिंग एक्सट्रीमली नर्वस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान के भाग 3 में किसका उल्लेख किया गया है। तो दोस्तों जैसा कि पता है भारतीय संविधान में कुल 25 भाग हैं, है ना। सॉरी हाँ ठीक है दोस्तों, 25 भाग ही हैं और 12 अनुसूचियाँ हैं, है ना, 12 अनुसूचियाँ हैं। तो उसमें से पूछ रहा कि भाग 3 में किसका उल्लेख किया गया। तो भाग 3 में मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया, जो आर्टिकल 12 से 35 तक है ना। भाग 3 में DPSP का बात करें, यानी कि राज्य के नीति निदेशक तत्व, तो दोस्तों ये भाग 4 में है। भाग 4 में नागरिकता भाग 2 में है, और मौलिक कर्तव्य का बात करें तो भाग 4 का ए में है। तो ये सब भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हरित क्रांति अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से संबंधित है। तो दोस्तों कृषि क्षेत्र से संबंधित है, और इससे ये भी याद रखना कि वैश्विक स्तर पर हरित क्रांति के जनक किसे बोला जाता है, तो नॉर्मन बोरलॉग को, है ना, नॉर्मन बोरलॉग वैश्विक स्तर पे यानी वर्ल्ड पे, है ना। अगर यही भारत में पूछे कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, तो MS स्वामीनाथन है, MS स्वामीनाथन। तो ये भी याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सॉरी ये भारत में पहले एशियाई खेल कहाँ आयोजित किए गए थे। तो दोस्तों ये जो किए गए थे नई दिल्ली में किए गए थे, है ना, नई दिल्ली में किए गए थे, तो याद रखना है। और ये प्रथम आयोजित किया गया था 1951 ईस्वी में, 1951 ईस्वी में नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार पर बनी सिफारिश के पीछे प्रमुख व्यक्ति कौन थे। भारत शासन अधिनियम 1919 के बारे में पूछ रहा है, तो ये जो थे जेम्स फोर्ड और एडविन मॉन्टेग्यू थे। तो याद रखना ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। संगीत अकादमी के प्रतिष्ठित नाट्य कला निधि पुरस्कार से सम्मानित लक्ष्मी विश्वनाथन किस नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध थे।
तो ये दोस्तों जो भरतनाट्यम है, भरतनाट्यम के लिए इनको ये मिला था, जो भरतनाट्यम से संबंधित है। अगर पूछा जाए इसी में कि भरतनाट्यम से और संबंधित कौन से कलाकार हैं, कब, क्योंकि बहुत कभी कभी पूछ देता है, तो इसमें है यामिनी कृष्णमूर्ति, सोनल मानसिंह, है ना। तो ये सब याद रखना। अगर यही पूछा जाए कि कथक से कौन है, तो कथक से जितने महाराज होंगे ना, महाराज जिनके लास्ट में महाराज लगा होगा, वो सारे कथक से होंगे। जैसे लक्षु महाराज, शोभना नारायण, बिरजू महाराज, ये सब जो है ना कथक से संबंधित है। वही अगर कुचिपुड़ी के पूछे कि कुचिपुड़ी से संबंधित कौन से हैं, तो जिसके पीछे रेड्डी लगा हुआ हो, है ना, पूरी से उसका कनेक्ट रख लेना कि पूरी अभी रेडी ना हुआ हो, है ना। जैसे देखिए बताते हैं, रेडी, है ना, तो इसके पीछे जो रेड्डी लगा शब्द हो, रेड्डी, जैसे भावना रेड्डी, राजा रेड्डी, यही सब, ठीक ना, राधा रेड्डी, सब इनसे संबंधित हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी राज्य की विधानसभा को भंग करने की शक्ति किसके पास निहित है? तो दोस्तों राज्य के राज्यपाल के पास हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय पैरा एथलीट पारुल परमार किस खेल से संबंध रखती है? तो दोस्तों ये जो है बैडमिंटन से संबंधित है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कलिंग महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? दोस्तों ये उड़ीसा में मनाया जाता है। निम्नलिखित में से किस अधिकार को जीवन का अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का एक घटक माना जाता है? तो इसे दोस्तों निजता का अधिकार जो आर्टिकल 21 में वर्णित है ना। आर्टिकल 21 में वर्णित है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। इसमें यह अनुच्छेद 21 में घोषणा की गई है कि किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। तो वैसे आपातकाल के दौरान ही बस किया जा सकता है, ऐसे नहीं कोई कर सकता। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 का मुख्य लक्ष्य क्या था? तो इसका जो दोस्तों मुख्य लक्ष्य था कृषि विकास, है ना, कृषि विकास इसका मुख्य लक्ष्य था। और अगर दूसरी पंचवर्षीय योजना का बात करें तो 1956 से 61 इसका ये आंसर जो 1956 से 61 है। और वो उद्योग पर आधारित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 17 मीटर लंबे, 8 मीटर चौड़े और 3 मीटर ऊंचे घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये मैथ का सवाल है, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है घनाभ का। तो इसका सूत्र होता है 2 × LB + BH + LH। इस पर पुट करके दोस्तों निकाल दीजिएगा, जो कि इसमें आपका आंसर आ जाएगा 422 मीटर यानी बी। तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। ये भी मैथ है। एक वस्तु का क्रय मूल्य 6450 है। यदि इसे 16% के लाभ पर बेचा जाता है तो इसका विक्रय मूल्य कितना होगा? क्रय मूल्य दोस्तों 6450 है, विक्रय मूल्य पूछ रहा है, यानी इतना के लाभ पर होता है। डायरेक्ट इसका 116% निकाल देंगे, 116% यानी परसेंटेज हटेगा तो बटे 100। इसको ये सोल्व करेंगे तो 7482 रुपया आ जाएगा। 30वीं मैथ का क्वेश्चन है दोस्तों। इसका प्रोसेस बहुत लंबा है, तो इसे हम डायरेक्ट ऐसे इसका आंसर बता देते हैं, ये बी हो जाएगा। यदि वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब कहाँ और कैसा बनेगा? दोस्तों यदि वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब है जो फोकस पर बिंदु आकार के, यानी कि जो बहुत
बहुत छोटा, साइज में बहुत छोटा बनता है ना, और वास्तविक और उल्टा बनता है। तो इसे ये अपना ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। और इससे ये भी याद रखना है कि अवतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है, अवतल दर्पण द्वारा वो जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक भी बन सकता है, आभासी भी बन सकता है, उल्टा, सीधा, छोटा, बड़ा या वस्तु के समान आकार के भी बन सकता है। लेकिन उत्तल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो सदैव आभासी, सीधा और आकार में छोटा होता है ना। तो ये भी याद रखना। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? तो प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस का एसआई मात्रक दोस्तों ओम हो जाता है ना। तो याद रखना। अगर ये सीमेंस ये पूछे कि सीमेंस किसका है, तो सीमेंस या मोहो जिसे बोलते हैं MHO मोहो, ये जो दोस्तों है ये विद्युत चालकता की ऐसा ही मात्रा का है ना। उसके साथ ही साथ अगर कूलम्ब पूछे तो ये आवेश की है, विद्युत आवेश। तो ये भी याद रखना, ये भी पूछता है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यदि अपवर्तनांक का मान बढ़ता है तो क्या विचलन घटता है, प्रकाश की दिशा में विचलन बढ़ता है, प्रकाश की दिशा में कोई विचलन नहीं होता, प्रकाश का पथ पर गमन करता है। तो इसका जो हो जाएगा दोस्तों, प्रकाश की दिशा में विचलन बढ़ता है, अपवर्तनांक बढ़ने से विचलन बढ़ता है और चाल घटता है ना, चाल घटता है। तो ये भी याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एल्डिहाइड और कीटोन का समान सूत्र क्या है? तो इसका दोस्तों CnH2nO है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड उभयधर्मी है? तो ये जो दोस्तों एल्युमिनियम ऑक्साइड हो जाएगा, है ना। यही उभयधर्मी ऑक्साइड है। ऐसे बोला जाता है, पहले पूछा जाएगा कि आखिर ये उभयधर्मी है क्या। तो दोस्तों उभयधर्मी वो ऑक्साइड होते हैं जो अम्ल और क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, है ना। तो यही है जो अभिक्रिया के साथ करके लवण और जल दोनों बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 1s2 2s2 2p6 3s1 का संक्षिप्त रूप में निम्नलिखित सा कौन है? तो दोस्तों नियॉन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यही होता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सितंबर 2025 में भारत और किस देश के बीच पहला द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास अमोघ आयोजित किया गया? तो ये दोस्तों ग्रीस के साथ आयोजित किया गया। तो याद रखना है, करेंट का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 22 सितंबर 2025 से भारत में किस टैक्स सिस्टम में ऐतिहासिक बदलाव लागू हुआ? तो दोस्तों ये GST में हुआ, है ना। GST जो पहले 4 स्लैब इसका हुआ करता था, है ना। 5%, 12%, 5, 12, 18 और 28 समय % है। तो इसमें दोस्तों जो 4 स्लैब था उसमें 2 स्लैब को हटा दिया गया। तो पहले का जो 2 स्लैब है 12 और 18, 12 और 18, सॉरी 12 और 28, ये दोनों को हटा दिया गया और 5 और 18 का ही सिर्फ ये लागू किया गया, है ना। तो याद रखना ये भी। निम्नलिखित शब्द से कौन सा शब्द अनेकार्थी है? तो दोस्तों ये हो जाएगा मुद्रा, क्योंकि मुद्रा का अर्थ रुपया भी होता है ना, सिक्का भी होता है, मोहर भी होता है। तो अनेकार्थी हुए तो जिसका एक से अधिक अर्थ निकले। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। जो बीत गया हो वो अतीत, त का उच्चारण स्थान होता है, त दोस्तों दांत से,
है ना, दांत से। अगर प फ भ ये सब बोले तो ओष्ठ से। बाकी इसे उतना पूछता नहीं है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। मीराबाई किस काल की कवित्री थी? तो मीराबाई जो थी भक्ति काल की कवित्री थी, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, select the option that expresses the given sentences in the passive voice। पैसिव वॉइस में बताना। दे कैंसल्ड द मीटिंग ड्यू टू बैड वेदर। तो दोस्तों पहले ये सब्जेक्ट दे है, ये V2 में है ना, वर्ब 2 में। द मीटिंग ये ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट। ड्यू टू बैड वेदर ये तो अदर वर्ड हो गया, है ना। तो यहाँ पे जो देखेंगे, जो ये मेरा जो यहाँ पे V2 का फॉर्म है, तो यहाँ भी V2 में होना चाहिए, यानी पास्ट टेंस में होना चाहिए। तो देखते पास्ट में कौन कौन है। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट दे कैंसिल द मीटिंग एंड बैड वेदर वाज काउज, ये तो सेम टू सेम गलत है। द मीटिंग वाज कैंसल्ड ड्यू टू बैड वेदर बिल्कुल सही है। बाकी आगे देख लेते हैं। यहाँ पे इज है, V2 है तो इज नहीं होगा, यहाँ भी इज है तो ये दोनों गलत हो जाएगा, ये भी गलत, ये भी गलत। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नो सूनर डिड सी रिसीव है टेलीग्राम डैश सी लेफ्ट फॉर होम। दोस्तों नो सूनर अगर कहीं भी आ जाए प्रीफिक्स में लगा हुआ, तो वहाँ पे देन का प्रयोग होता है ना, तो याद रखना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 45 नंबर, फ्रॉम ए न्यू वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग वर्ड बाय यूजिंग द करेक्ट सफिक्स फ्रॉम द सफिक्सेस गिवन बिलो। यूज का सफिक्स ऐसा लगाना है कि वो एक मीनिंगफुल सेंटेंस बन जाए। तो देखिए अगर यूज यहाँ पे लिखेंगे तो यूजमेंट ऐसा कुछ शब्द नहीं होता, यूजिज्म ऐसा भी नहीं है, यूजुअल ऐसा नहीं, यूजुअल होता है, यहाँ पे यूजफुल होता है ना, जो कि बिल्कुल सही हो जाएगा। 1947 में भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई, तब ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? उस टाइम दोस्तों क्लीमेंट एटली थे, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इकोनॉमी ऑफ परमानेंस के लेखक कौन है? तो जो दोस्तों इसका जो लेखक है जेसी कुमारप्पा है ना, जेसी कुमारप्पा। इन्हीं को गांधीवादी अर्थशास्त्र का प्रथम गुरु माना जाता है, गांधीवादी अर्थशास्त्र के प्रथम गुरु, है ना, तो ये भी याद रखना। कामाख्या मंदिर किस राज्य में स्थित है? दोस्तों ये असम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस देश में दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है? तो दोस्तों जो सबसे लंबा लिखित संविधान है वो भारत का है, जो कि लगभग 60 देशों का पढ़ने के बाद, संविधान 60 देशों को पढ़ने के बाद इसमें कुछ कुछ शामिल किया गया, जिसमें से 10 से 12 देश में से बहुत ज़्यादा प्रमुख हैं, है ना, जैसे अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, साउथ अफ्रीका, ये सब प्रमुख है इस समय। क्वेश्चन नंबर 50 बोल रहा, निम्नलिखित में से किसे भारतीय स्वतंत्रता के पहले युद्ध के तौर पर जाना जाता है? तो इस दोस्तों 1857 का विद्रोह जो बोला जाता है, इसे पहले भारतीय स्वतंत्रता का सबसे पहला युद्ध माना जाता है ना, जो कि पता है ना 1857 की क्रांति का प्रारंभ 10 मई को मेरठ से हुआ था। मंगल पांडे जो थे, मंगल पांडे यही विद्रोह किए थे। क्यों किए थे? तो जो वो गोली जो चलता था, वो कारतूस जो था उसमें गाय की चर्बी और सूअर की चर्बी मिक्स था, वही से मना कर दिए थे। उसके बाद ये विद्रोह शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कौन जलपट्टिका भारत और श्रीलंका को अलग करती है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, पाक जलमड्रू मध्य, या इसी को पाक जल संधि बोला जाता है ना, तो ये भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
सांची स्तूप किस शहर के पास अवस्थित है? तो दोस्तों ये सांची स्तूप भोपाल के पास अवस्थित है ना। और जो सांची स्तूप है वो बुद्ध के महापरिनिर्वाण का प्रतीक है ना। इनका मृत्यु बोल सके, जैसे बुद्ध में मृत्यु बोला जाता है बौद्ध धर्म में, तो वही इन्हीं का यहीं पे हुआ, उन्हीं का प्रतीक है ये। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1957 में, याद रखना। एप्पल कंप्यूटर्स के सह संस्थापक कौन है? तो स्टीव जॉब्स है इनका, ऑप्शन नंबर डी। आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे माना जाता है? तो एडम स्मिथ है, एडम स्मिथ, याद रखना। एक व न्यूनतम धनात्मक मान ज्ञात कीजिए जिससे संख्या इतना में एक स्थान पर रखने से यह संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। तो दोस्तों देखिए, 9 से विभाजित होने के लिए अंकों का योग 9 होना चाहिए, तो 9 से विभाजित हो जाएगा। तो चलिए हम इसमें से काट के देख लेते हैं। 4 3 7 2 9 इतना हट गया है ना। इधर ये 9, सॉरी 1 मिनट, 4 3 7 2 9 हट गया, इधर से 9 ये हट गया, 7 2 9, यहाँ पे बच गया 8 7 15, 15 5 20, यानी कि अंकों का योग 20 है। इसमें क्या जोड़ के 9 से विभाजित हो जाए तो देख लेते हैं। तो 20 8 28 नहीं, 20 1 21, 9 से नहीं कटेगा, 20 7 27, 20 + 7 यानी 27, 9 से कट जाएगा तो 7 ये ऑप्शन हो जाएगा। यदि मोना और सोना मिलकर एक टाइपिंग कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकती है तो सोना के लिए इसे 24 दिन में पूरा कर सकती है, तो मोना के लिए कार्य को कितने दिन में पूरा करेगी? देखिए तो बोल रही है मोना M + सोना यानी S, समीर बोल रहा है 18 दिन में कर लेते हैं ना, और सोना अकेले इसे 24 दिन में कर लेते हैं। तो ये दोनों का LCM ले लेते हैं, पता है ना, तो 72 हो जाएगा, 18 × 72, 24 × 72, यानी सोना अकेले किसी काम को 3 दिन में कर लेती है ना, 3 यूनिट काम है ना अकेले कर लेती है, बाकी ये 4 रहती है, यानी कि जो मोना का काम हो जाएगा वो 4 में से 3 घटा दे 1 यूनिट है ना। तो टोटल काम ये जो है ये LCM है, तो टोटल काम ये आया है ना, तो 72/1, इसका कार्य क्षमता हो जाएगा ना 1 यूनिट, यानी एक दिन में एक काम करेगी तो 72 काम 72 दिन में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन चेलकोजन नहीं है? वह तत्व जिसका परमाणु क्रमांक 13, यही चेलकोजन नहीं है। बाकी ग्रुप 16 जो है, ग्रुप समूह 16, उसके समूह को टोटल को चेलकोजल ये समूह बोला जाता है, चेलकोजन है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया संभव होगी? तो दोस्तों ये जो ऑप्शन नंबर ए है CuSO4 + Ca CSO4 + Cu यही पॉसिबल है, बाकी सब पॉसिबल नहीं है। सोडियम कार्बोनेट के इसमें से किस हाइड्रेट में क्रिस्टलन जल के 10 अणु होते हैं? तो दोस्तों ये जो होता है धोवन सोडा का सूत्र है ना, धोवन सोडा का। देखिए अब कैसे, धोवन सोडा का सूत्र क्या होता है, Na2CO3 × 10H2O। तो यहाँ पे देख सकते हैं जल H2O जल होता है, इसके 10 अणु इसी में धोवन सोडा में है ना, तो बिल्कुल याद रखना है। बाकी अगर बेकिंग सोडा का सूत्र पूछे तो NaHCO3 होता है, और ब्लीचिंग पाउडर इसका अगर सूत्र पूछे तो CaOCl2 होता है ना। तो याद रखना ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
प्राकृतिक रूप से कितने तत्व पाए जाते हैं? तो प्राकृतिक रूप से 94 तत्व पाए जाते हैं। कुल तत्व होते हैं 118, जिसमें से 94 तत्व जो है वो प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, और जो बाकी है वो वैसे पाए जाते हैं। जीवन की उत्पत्ति का रासायनिक संश्लेषण सिद्धांत किसने दिया? तो ये दोस्तों ये जो दिए थे वो पेरिन और हाल्डेन ने दिए थे। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इमल्सीकृत वसा का पाचन करने वाले एंजाइम का नाम क्या है? तो दोस्तों ये जो इमल्सीकृत वसा का पाचन करते हैं वो लाइपेज है ना, लाइपेज। लाइपेज ये जो दोस्तों लाइपेज एंजाइम वसा को फैक्ट्री एसिड और ग्लिसरॉल में तोड़ने का कार्य करते हैं ना, तो याद रखना ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत धोरडो किस राज्य का चौथा सौर गांव बन गया? तो दोस्तों ये गुजरात का बन गया है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो दोस्तों बिहार में किया गया, तो याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। त्रिपुर सुंदरी मंदिर का उद्घाटन हाल ही में किस राज्य में है? त्रिपुरा, सिंपल सा क्वेश्चन है। त्रिपुरा ऐसे भी याद रख सकते हैं। नियाग्रा जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो दोस्तों जो नियाग्रा जलप्रपात है वो उत्तरी अमेरिका में अवस्थित है, उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। दस्त ए लूट मरुस्थल कहाँ है? दोस्तों ईरान में है, ईरान बिल्कुल सही हो जाएगा। वेनेजुएला के घास मैदान को क्या कहते हैं? तो दोस्तों जो वेनेजुएला का जो घास मैदान है उसे बोलते हैं लानोस, है ना, लानोस, सॉरी लानोस, क्या बोलते हैं, लानोस। और बोला जाए कि बेल्ट किसे बोला जाता है? बेल्ट तो दक्षिण साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका के मैदान को, घास मैदान को बेल्ट बोला जाता है ना, तो ये भी याद रखना। और ऑस्ट्रेलिया के घास मैदान को डाउन्स बोला जाता है, ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे नहीं है लेकिन वो भी महत्वपूर्ण है, वही से बता दे रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के जो घास मैदान है उसे डाउन्स बोला जाता है, डाउन्स है ना। और जो पंपास है, ये पंपास ये अर्जेंटीना के घास मैदान है, अर्जेंटीना, तो याद रखना। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा। भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रतिपादन किसने किया था? तो दोस्तों जो किए थे इरेटोस्थनीज। भूगोल के जनक भी इन्हीं को बोला जाता है, भूगोल के जनक, है ना, तो ये भी याद रखना। लेकिन अगर पूछे आधुनिक भूगोल का जनक किसे बोला जाता है? तो अलेक्जेंडर बॉन हम्बोल्ट, है ना, इनको बोला जाता है आधुनिक भूगोल का जनक, आधुनिक भूगोल का जनक। चलिए दोस्तों कर्क रेखा का बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में किस राज्य से होकर गुजरती है? तो दोस्तों ये 8 राज्य से होकर गुजरती है ना। इसका एक ट्रिक है मित्र पर गमछा झार, मित्र पर गमछा झार। तो दोस्तों देखिए, मी से मिजोरम हो जाएगा, त्र से त्रिपुरा हो जाएगा, प से पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान, ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, झा से छत्तीसगढ़, झार से झारखंड। तो दोस्तों यहाँ पे अब देख लेते हैं कि कौन कौन सा है। मिजोरम किस में है ना, देखिए मिला लीजिए इसमें से किस किस में है। तो झारखंड है, ठीक, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, मिजोरम, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सा है? तो ये जो दोस्तों है अनाईमुड़ी है ना, अनाईमुड़ी।
और दोदा बेटा का बात करें तो ये नीलगिरी का सबसे ऊंची चोटी है ना, नीलगिरी के। तो ये भी याद रखना, ये भी पूछता है। लक्षद्वीप की राजधानी, लक्षद्वीप की कावारती। तो ये भी याद रखना, ये सिंपल सा क्वेश्चन था। इसके साथ साथ पूछा जाए कि पोर्ट ब्लेयर ये किसका है? तो पोर्ट ब्लेयर जो है पोर्ट ब्लेयर जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है। तो ये भी याद रखना। भारत में लोकसभा के लिए पहला आम चुनाव कब हुआ था? 1950-51 में पहला आम चुनाव हुआ था, याद रखना। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष महिला में पूछे तो मीरा कुमार प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष थी। तो ये भी याद रखना, ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार दूसरे सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे पहले तो दोस्तों हमें ये बताइए कि सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों वो है केरल, सबसे सर्वाधिक है। केरल का जो लिंगानुपात है वो है 1084। लिंगानुपात का मतलब होता है कि प्रत्येक 1000 महिला पर पुरुष प्रति पुरुष सॉरी प्रत्येक 1000 पुरुष पर महिला, है ना। तो इसमें अगर सेकेंड नंबर पे देखा जाए तो तमिलनाडु आता है ना। और अगर सबसे कम का बात किया जाए कि सबसे न्यूनतम किसका है, तो वो हरियाणा का है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये तो मैथ है दोस्त, इसका आंसर डायरेक्ट बता देते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये भी मैथ है 78, इसका भी बता देते हैं। सॉल्व कर लीजिएगा 2.5 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ पे सॉल्यूशन इतना लंबा पॉसिबल है नहीं। एक बैग में काले, ये भी मैथ का है, इसे भी अगर कर सकते हैं, इजी है। 5x और 9x करके ऐसे, इसमें यदि उसमें 450 सफ़ेद टैबलेट का बड़ा, तो सफ़ेद का दिया हुआ है ना। तो देखिए सफ़ेद का ये है, तो 9x बराबर 450, तो x बराबर 450/9 इंटू 5 कर दीजिएगा दोस्तों। तो 9×5 = 45, 50 इंटू 5 250। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। कीजिए, तो ये सब छोटा मोटा बता देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आरएनए में उपस्थित शर्करा कौन सी है? तो दोस्तों राइबोज होती है, राइबोज, याद रखना। गुर्दे कहाँ स्थित होते हैं? तो गुर्दे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में अंतिम बच्छी और तीसरी काठ कशेरुका के बीच स्थित होता है। तो याद रखना। निम्नलिखित में कौन सा प्लेसेंटा का कार्य नहीं है? नहीं, ये पूछ रहा दोस्तों, ध्यान देना, नहीं है। तो भ्रूण को पोषक तत्व की आपूर्ति, ये बिल्कुल देता है, सही है ये। भ्रूण से उत्सर्जन उत्पादों को हटाना, ये भी बिल्कुल सही है। भ्रूण को कार्बन डाइऑक्साइड की आपूर्ति, नहीं दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड की नहीं, ऑक्सीजन की आपूर्ति करता है ना, ऑक्सीजन की, कार्बन डाइऑक्साइड को हटाता है। तो यही अपना सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये गलत है, ये नेगेटिव है और नेगेटिव आंसर हो जाएगा, है ना। ये भी सही है, मातृतंत्र को भ्रूण से जोड़ता है, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक कोशिकांग जो पशु कोशिका में मौजूद होता है लेकिन पौधों की कोशिकाओं में मौजूद नहीं होता, वह है दोस्तों, वो सेंट्रोसोम है ना। बाकी ये सब पौधों में पाया जाता है, लेकिन ये सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता, याद रखना। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ वृक्क द्वारा पुनः अवशोषित नहीं किया जाता? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्रिएटिनिन, है ना। तो याद रखना।
क्वेश्चन नंबर 85 है, शरीर में उत्पन्न होने वाले किस नाइट्रोजनी अवशिष्ट का उत्सर्जन मानव वृक्क द्वारा किया जाता है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यूरिया और यूरिक अम्ल, बाकी सबका किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका झिल्ली का प्राथमिक कार्य है? तो दोस्तों कोशिका झिल्ली का जो प्राथमिक कार्य है वो कोशिका के अंदर और बाहर पदार्थों का आवागमन भी नियंत्रित करता है ना। और यही जो है वो कोशिका का आकार भी और शेप और साइज ये भी नियंत्रित करता है उसका देता, तो ये भी याद रखना है। ऑप्शन नंबर भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सितंबर 2025 को प्रसिद्ध गायक जुबिन गर्ग का निधन हो गया है, इनका संबंध किस राज्य से है? दोस्तों ये असम से थे, याद रखना। हाल ही में कतर ने किस देश के खिलाफ आईसीसी में कानूनी कार्रवाई की मांग की है? तो दोस्तों जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इजराइल, तो याद रखना। लंदन में आयोजित दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का नेतृत्व किसने किया था? तो दोस्तों इसका जो नेतृत्व किए थे महात्मा गांधी जी में किए थे। टोटल 3 गोलमेज सम्मेलन हुए है ना, टोटल 3 गोलमेज सम्मेलन। जो फर्स्ट था 1930 में, सेकेंड 1931 में और थर्ड 1932 में। गांधी जी दूसरे वाले में गए थे, यानी कि 1931 वाले में। और इन पूछते हैं कि किससे गए थे, तो एस एस राजपुताना जो था इस जहाज से गए थे, है ना, तो ये भी याद रखना है। और दोस्तों इसी में पूछता है कि कौन ऐसे थे भारत की तरफ से जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे? तो अपना BR अम्बेडकर जी थे जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, तो ये भी याद रखना। स्टैचू ऑफ यूनिटी निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? दोस्तों ये गुजरात में है। जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो मूर्ति है उन्हीं का ये स्टैचू ऑफ यूनिटी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 1857 के विरोध के संदर्भ में मंगल पांडे किस बंगाल नेटिव इन्फेंट्री से संबंधित है? तो दोस्तों 34वीं में से संबंधित है। इसमें दोस्तों पूछा जाता है कि जो 1857 की क्रांति थी उसका प्रतीक क्या था? तो इसका प्रतीक था दोस्तों कमल और रोटी या चपाती, जो बोलिए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रसिद्ध कोयला खनन क्षेत्र कोरबा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों ये जो है छत्तीसगढ़ में स्थित है, याद रखना। विशाखापत्तनम बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संतुलित बजट से आप क्या समझते हैं? तो दोस्तों संतुलित बजट जो है वह राजस्व के बराबर व्यय हो, है ना, राजस्व के बराबर व्यय यानी खर्च, याद रखना। भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर सर्वाधिक वर्षा होती है? तो दोस्तों ये मानसीन राम में होती है, जो मेघालय में जो अवस्थित है वहीं पे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया तब भारत के प्रधानमंत्री कौन था? तो दोस्तों ये जो थे इंदिरा गांधी, है ना, इंदिरा गांधी, याद रखना। जो कि इंदिरा गांधी जो थे, ये कौन सा संविधान संशोधन हुआ था उस टाइम? दोस्तों बोल सकते हैं 42वें संविधान संशोधन 1976। इसके द्वारा ये मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था, भाग 4 के क में, 4 के क में, है ना, तो ये भी याद रखना। स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पे, तो ये भी याद रखना।
यूपीएससी का पूरा नाम क्या है? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, याद रखना, बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें ये पूछ सकता है कि जो यूपीएससी की स्थापना हुई है वो ये पूछता है कि कब हुआ था, तो 1 अक्टूबर 1926 में हुआ था, तो ये याद रखना। और इसके साथ साथ ये भी याद रखना है कि वर्तमान में जो यूपीएससी के जो अध्यक्ष हैं वो डॉक्टर अजय कुमार हैं, डॉक्टर अजय कुमार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय संगीतकार का संबंध तबले से है? तो दोस्तों ये जो है जाकिर हुसैन। याद करने का ट्रिक बता देते हैं कि हुस्न में बल है, बल यानी तबला, हुस्न मतलब जाकिर हुसैन, है ना। पंडित रविशंकर का बात किया जाए तो पंडित रविशंकर सितार से संबंधित है, सितार वादक है ना। और उस्ताद बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादक थे, शहनाई वादक। और इलैया राजा थे, ये म्यूजिक कंपोजर थे, तो भी याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो दोस्तों ये मैथ है तो इसका डायरेक्ट आंसर बता देते हैं, 4140, और 100 नंबर भी ये भी मैथ है तो इसका भी 2744। बाकी ये पूरा प्रैक्टिस सेट कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और अपना क्या स्कोर कर पाए ये भी कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर अच्छा लगा वीडियो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।